गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल, सीपीओ, एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों इस सेशन में हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ उसके साथ थ्योरी भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, न्यूमेरिकल और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 आपके सामने यह है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे आप लोग। किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बताइए दोस्तों। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास। आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है अर्थ है, इस पे दोस्तों जो पलायन वेग होता है, इसके वेलोसिटी होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, या मान लीजिए दोस्तों एम द्रव्यमान की कोई भी पिंड या बॉडी दोस्तों, अगर हम इसको फेंकेंगे, ठीक है, अगर इसको दोस्तों अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की दोस्तों पलायन वेग से फेंक देंगे, तो दोस्तों ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर जाएगी। ठीक है, अब चाहे हम दोस्तों सुई फेंकें, या हम हाथी फेंकें, या हम घोड़ा फेंकें, अगर दोस्तों हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको दोस्तों थ्रो कर रहे हैं, तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पलायन वेग दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान बताइए कितना होता है, बताइए दोस्तों। अर्थ पे तो सबको पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन दोस्तों अगर आपसे मून चंद्रमा पर पूछ लिया जाए, तो चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, अभी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी भी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से दोस्तों, बताइए। व्हाट इज एन आयोनिक बॉन्ड? एक आयनिक बंध क्या है? जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होता है एक आयनिक बंध? आंसर कीजिए जल्दी से। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है दोस्तों एक आयनिक बॉन्ड। मान लीजिए दोस्तों ये आपका सोडियम है, ठीक है, ये दोस्तों आपका क्लोरीन है। ठीक है दोस्तों, इसकी ये दोस्तों कक्षाएं हैं, ये इसकी कक्षाएं हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, 11 होता है दोस्तों, और क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है दोस्तों। तो सोडियम के पहली कक्षा में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, पहली कक्षा में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। और दोस्तों अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसका? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों क्लोरीन की पहली कक्षा में दोस्तों 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी कक्षा में दोस्तों 8 होंगे, और सबसे भारी कक्षा में दोस्तों कितने होंगे इसके? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है दोस्तों, जो एक इलेक्ट्रॉन इसको अपनी क्या होता है, जो भारी कक्षा उसको पूर्ण करने के लिए सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन की ये त्यागेगा अपनी भारी कक्षा को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा दोस्तों, उसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी? दूसरी, जो कि दोस्तों पूर्ण भरी हुई है, 8 है इसमें। और क्लोरीन की दोस्तों भारी कक्षा में 7 होते हैं, ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो दोस्तों इसकी भी भारी कक्षा क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। यह एक बंध है जो इलेक्ट्रॉन के एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं हम? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आप लोग को कन्फ्यूजन आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक क्षण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों। जो भी आपकी परमाणु रिएक्टर होती है दोस्तों, इसमें कंट्रोल रोड के रूप में दोस्तों किस पदार्थ का यूज़ किया जाता है? ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो परमाणु रिएक्टर में क्या होती है, एक अनकंट्रोल्ड चेन होती है दोस्तों, तो इसको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल रॉड का, जो किसकी बनी होती है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों ये इंडियम की भी बनी होती हैं, बोरोन की भी बनी होती हैं, और कैडमियम की भी बनी होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी
एबव। ठीक है दोस्तों, आपका परमाणु रिएक्टर से दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि इसमें मॉडरेटर मंदक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, बताइए। मंदक मॉडरेटर के रूप में दोस्तों किसका यूज़ करते हैं, भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और दोस्तों किसका, ग्रेफाइट का। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपकी नियंत्रक क्षण कंट्रोल रोड के रूप में इंडियम, बोरोन, कैडमियम, और दोस्तों मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर जल्दी से करिए आंसर। ध्वनि तरंग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, बताइए दोस्तों। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है, ध्वनि तरंग एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह एक यांत्रिक और विद्युत चुम्बकीय तरंग दोनों है या दोनों नहीं है, बताइए। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। तो मैंने आपको दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कराया है दोस्तों। जो हमारी तरंगें होती हैं, वेव्स होती हैं दोस्तों, कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है दोस्तों आपकी मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। एक दोस्तों कौन सी होती है आपकी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिव वेव्स, यानी आपकी यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ठीक है दोस्तों, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इनको दोस्तों गमन करने के लिए, संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल गामा रेस। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो आपकी मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यांत्रिक तरंगें होती हैं दोस्तों, इनको गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता ज़रूर होती है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, या गैस। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, ध्वनि दोस्तों गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये क्या है, एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव्स है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, बताइए। चलिए न्यूमेरिकल है, सॉल्व कीजिए। 1000 वाट की हीटर द्वारा 5 घंटे में खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी, जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों। आपको कोई भी पावर दी हो, कोई भी इक्विपमेंट की, वो ले लीजिए। फिर ठीक है, आप लोग टाइम ले लीजिए। ठीक है, टाइम के बाद दोस्तों कितने दिन चल रही है, अगर इसमें दिन तो नहीं दिया है किसी क्वेश्चन में दोस्तों, दिन दिए हो आपको, डेज दिए हो, तो वो भी ले लीजिए आप लोग। और दोस्तों रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो वो रुपीज़ भी ले लीजिए। और दोस्तों वाट को किलो वाट में चेंज करने के लिए क्या कर दीजिए, 1000 से डिवाइड। तो दोस्तों हमारे पास सिर्फ क्या है इस क्वेश्चन में, पावर है। पावर के बाद दोस्तों सिर्फ क्या है, टाइम है, यानी 5 घंटे। ठीक है, तो 1000 गुणे 5, और दोस्तों वाट को किलो वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड दे देंगे, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। 16 किलोग्राम तथा 36 किलोग्राम के दो कणों की गतिज ऊर्जाएं समान है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, जल्दी आंसर कीजिए, बताइए। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक ऊर्जा होती है दोस्तों, क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या दी गई है आपको, समान दी गई है, तो क्या कर लेंगे हम इनको इक्वल कर देंगे, हाफ m1v1² इक्वल्स टू हाफ m2v2²। ठीक है दोस्तों, 1/2 से 1/2 कट जाएगा दोस्तों, हमको निकालना क्या है, वेग निकालना है। तो दोस्तों हम क्या कर लेंगे, v1² अपॉन v2² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, m2/m1। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो ये सीधा रिलेशन भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन है, आप सीधा ये रिलेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे दोस्तों। तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर दीजिए दोस्तों। तो m2 m1 अपन को कितना दिया है दोस्तों, 36/16। तो आप सभी जानते हैं 36 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 6 का, 16, 4 का दोस्तों। डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 3 या 6, 2 2 जा 4। तो कितना रेशियो आ रहा है दोस्तों वेलोसिटी का, 3:2। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, इनमें से कौन सा जोड़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है दोस्तों, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी से चेक करते हैं इसको हम। तो दोस्तों सोडियम आपको क्या दिया गया है, पॉजिटिव। ठीक है, फ्लोरीन क्या दिया गया आपको, नेगेटिव। तो दोस्तों सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। लेकिन दोस्तों पॉजिटिव साइन क्या बताता है आपको, कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या है, त्यागा है, यानी पॉजिटिव में दोस्तों क्या कर देते हैं, एक नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
और फ्लोरीन का दोस्तों एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, 9। नेगेटिव दोस्तों क्या बताता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, गेन करा है। ठीक है, यानी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दोस्तों इस पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा दोस्तों। तो नेगेटिव में क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐड कर देंगे तो 9 + 10। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई है, बराबर हो गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर जल्दी से आंसर करेंगे। केले में निम्नलिखित खनिजों में से किसकी उपस्थिति के कारण उन्हें थोड़ा रेडियोधर्मी बनाती है, बताइए दोस्तों। केले में ऐसा क्या होता है जो उसे रेडियोधर्मी बनाता है दोस्तों, तो क्या उपस्थित होता है उसमें, पोटेशियम। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसमें पोटेशियम उपस्थित होता है जो इसे क्या बनाता है, रेडियोधर्मी बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। डाल्टन का नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए दोस्तों। डाल्टन ने दोस्तों किसकी खोज की थी, आप सभी जानते होंगे दोस्तों, डाल्टन ने क्या की थी, परमाणु सिद्धांत दिया था, यानी परमाणु की खोज की थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कब की थी, 1818 में। ठीक है, 1808 में की थी शायद। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर परमाणु। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम में आपसे पूछ भी लेते हैं कि परमाणु का आकार क्या है, बताइए दोस्तों। साइज ऑफ एटॉम क्या होगा आपका, क्या होता है दोस्तों, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये दोस्तों एटम का साइज होता है। ये भी आपसे सिंगल क्वेश्चन बहुत पूछा गया था इस बार रेलवे के एग्जाम में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का क्या है, 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है, बताइए दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारी पृथ्वी है दोस्तों, इस पर गुरुत्वीय त्वरण, यानी दोस्तों आपका क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। और दोस्तों मून पे कम होती है। अगर दोस्तों जी का मान 1/6 है दोस्तों, ठीक है, अपने अर्थ पर। ठीक है, चंद्रमा पर जी का मान दोस्तों कितना होता है, 1/6। तो पृथ्वी पर कितना होता है, 6 होता है। तो दोस्तों इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मून पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा इसका। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 90। एक नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे दोस्तों, तो मून पे कितना उछलेगा, 9 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से विकृति की क्या इकाई होती है, जल्दी से आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, बताइए दोस्तों विकृति की क्या इकाई होती है, जल्दी से आंसर करिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए एक ये रॉड है, ठीक है, मान लीजिए ये एक रॉड है, इसकी लेंथ दोस्तों कितनी है, एल है। ठीक है, अगर दोस्तों इस रॉड को हम खींच के थोड़ा लंबा कर दें, क्या कर दें दोस्तों, लंबा कर दिया दोस्तों, तो इसकी वास्तविक लंबाई तो दोस्तों एल ही रहेगी। और दोस्तों इधर से इधर तक, और दोस्तों इधर से क्या हुआ, लंबाई में परिवर्तन हो गया इतना। तो दोस्तों जो आपकी विकृति होती है, क्या होती है, विकृति क्या होती है दोस्तों, ये लंबाई में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लंबाई जो आपकी। तो दोस्तों लंबाई की यूनिट आप जानते हैं मीटर होती है। अगर मीटर से दोस्तों क्या हो गया, मीटर कट हो जाएगा दोस्तों, तो इसकी यूनिट क्या हो रही है, कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दी एबव। विकृति की कोई इकाई नहीं होती है दोस्तों, मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। किस कारण से तरल पदार्थों का क्वथनांक भिन्न होता है, जल्दी से बताइए। कोई भी दोस्तों लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे अलग होगा, क्यों अलग होगा, जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, पानी अपने कितने टेम्परेचर उबल जाता है, 100 डिग्री सी पर। लेकिन दोस्तों ये सही भी है और गलत भी है। क्यों है गलत, अगर दोस्तों हम किसी पहाड़ी इलाके पे जाते हैं तो आप सभी जानते हैं दोस्तों जो खाना है कच्चा रह जाता है। क्यों, क्योंकि पानी जल्दी उबल जाता है। किस वजह से, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। अगर दोस्तों आपका 100 डिग्री सी पर पानी उबल रहा है तो ऊंचाई पर दोस्तों आपका 80 डिग्री सी पर पानी उबल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ रहा है, अंतर। किस वजह से, प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर जल्दी से आंसर करिए। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए, इजी है।
ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है दोस्तों? रेडिएशन विकिरण के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर। और दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। विशिष्ट गुरुत्व की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? आंसर कीजिए दोस्तों। स्पेसिफिक ग्रेविटी की दोस्तों यूनिट क्या होती है? दोस्तों इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नो यूनिट। इसकी कोई मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों नहीं होती हैं बताऊं क्या आप लोगों को? चलिए देखते हैं दोस्तों। जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, क्या होती है दोस्तों? किसी भी पदार्थ का घनत्व बटे आपका पानी का घनत्व। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों हम मरकरी का निकालते हैं विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो दोस्तों कितना होता है? मरकरी का घनत्व कितना होता है दोस्तों? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और दोस्तों पानी का कितना होता है? 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें भी क्या होगा, ये यूनिट से यूनिट क्या होगा, कैंसिल। इसलिए विशिष्ट गुरुत्व की भी कोई यूनिट नहीं होती है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर जल्दी से आंसर करिए। तापमान अंतर के आधार पर दो निकायों के बीच स्थानांतरित ऊर्जा को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। कोई भी दो पॉइंट हैं, इनके बीच दोस्तों ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी बोलेंगे। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय है? बताइए दोस्तों। सबसे अधिक सक्रिय दोस्तों कौन सा है? इनमें से क्लोरीन, फ्लोरीन, लिथियम या आयोडीन? क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? तो सबसे अधिक सक्रिय दोस्तों इनमें से क्या? फ्लोरीन। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। फ्लोरीन में से सबसे अधिक सक्रिय, क्योंकि दोस्तों इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, और सबसे कम दोस्तों किसकी होती है? फ्रांसियम की। ठीक है, सबसे अधिक किसकी होगी? फ्रांसियम की। और सबसे अधिक किसकी होगी दोस्तों? फ्लोरीन की। ठीक है दोस्तों, इसलिए आवर्त सारणी में आप जब भी बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ठीक है, याद रखेंगे जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे आधुनिक आवर्त सारणी में तो आपकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर जल्दी से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वॉशिंग सोडा का उपयोग है? बताइए दोस्तों। जो आपका वॉशिंग सोडा है इसका उपयोग क्या क्या है? तो पहले तो इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए आप लोग। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O। ठीक है, एक क्वेश्चन तो दोस्तों आपका यही बनेगा कि आपसे पूछ लेंगे वॉशिंग सोडा में आपके पानी के कितने अणु होते हैं? तो दोस्तों कितने होते हैं? 10। ठीक है, जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा भी गया था। अब बताइए क्वेश्चन का आंसर। बताइए दोस्तों, वॉशिंग सोडा का उपयोग किस किस के लिए करते हैं इनमें से? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वॉशिंग सोडा का उपयोग पानी को मृदु करने के लिए भी करा जाता है, कांच के निर्माण में भी किया जाता है और पेंट के निर्माण में भी किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थित ऊर्जा का सिंपल हार्मोनिक मोशन में न्यूनतम होगी? बताइए दोस्तों। जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा दोस्तों, उसमें स्थित ऊर्जा कब न्यूनतम होगी? चरम स्थिति में, माध्य स्थिति में, या चरम और माध्य स्थिति दोनों में? बताइए। तो दोस्तों कब न्यूनतम होती है? आपकी मीन पोजीशन में, माध्य स्थिति में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर जल्दी से आंसर करिए। ध्वनि तरंग की आवृत्ति और पिच में क्या संबंध होता है? बताइए दोस्तों। जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी और पिच होगी उसमें क्या संबंध होगा? जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो लड़कियां होती हैं उनकी आवाज़ दोस्तों पतली होती है। क्यों पतली होती है दोस्तों? क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो दोस्तों आपकी पिच भी ज़्यादा होगी, इसलिए दोस्तों आवाज़ पतली होती है, श्रिंक होती है। और लड़कों की दोस्तों फ्रिक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो दोस्तों पिच भी आपकी कम होगी, तो लड़कों की आवाज़ क्या होती है दोस्तों? थोड़ी मोटी होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। अगर उच्च आवृत्ति है तो दोस्तों उच्च पिच भी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बीटा क्षय प्रक्रिया में उत्सर्जन होता है? बताइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सर्टेड इन द बीटा डिके प्रोसेस? आंसर कीजिए दोस्तों। बीटा क्षय प्रक्रिया में क्या उत्सर्जित होता है?
आपका इलेक्ट्रॉन भी और पॉजिट्रॉन भी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन पसंद आए हैं, ठीक है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं दोस्तों, चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चैनल का नाम है दोस्तों स्टडी ग्लोब। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर।